आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। और ये क्या काम करता है और किस किस पशुओं को ये लग सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। और बताते हैं आपको कि एनरोफ्लॉक्सासिन क्या काम करता है और किन किन पशुओं को लग सकता है। एनरोसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टीका होता है और ये टीका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में काम कर सकता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये डॉक्टर इसे भली-भांति जानते हैं, क्योंकि फील्ड में ये डॉक्टर इस टीके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टीके से ये डॉक्टर को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना पड़ता, क्योंकि फील्ड में कई बार ये किसान भाइयों के बताने पर मालूम नहीं चलता कि पशु को ग्राम पॉजिटिव से बैक्टीरियल से कुछ हुआ है कि ग्राम नेगेटिव के पॉजिटिव किससे हुआ है। और इस टीके का ये फ़ायदा है कि ये दोनों ही स्थितियों में काम करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है, ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया को भी किल करता है। और ये डॉक्टरों की पहली पसंद ये टीका होता है, क्योंकि ये इनको किसी भी तरह से तैयार नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑन द वे डॉक्टर वैल से निकालते हैं और लगा देते हैं। और बताते हैं आपको ये टीका एक ही डोज कितनी होती है। ये टीका 1.5 ml 20 केजी बॉडी वेट पर लगा सकते हैं। हम बड़े पशुओं में इसकी डोज कैलकुलेशन कर कर हम बना सकते हैं कि कितनी बड़े पशुओं को इसकी डोज लगेगी। 10% में ये एनरोफ्लॉक्सासिन टीका आता है, 10% की डोज में। जो टीके के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 10% WVCV टीके के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये टीका किसान भाइयों को मैं बता दूं कि ये टीका बहुत ही जल्दी और सौखे तरीके से इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं। अगर पशुओं को किसी प्रकार का बुखार हो गया है, किसी प्रकार की ट्रेट इन्फेक्शन हो गई है, सांस संबंधी किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है, पशुओं को गलघोटू, मुंहखोर जहाँ किसी प्रकार का भी पशु को वायरल डिसीज़ हो गई है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुओं को बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम मास्टाइटिस में भी कर सकते हैं। पशुओं को किसी प्रकार की मास्टाइटिस हो गई है, पशुओं को किसी प्रकार की पेशाब के संबंधी कोई भी इन्फेक्शन हो गई है, उससे भी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार टीका है। और टीके के बारे में आपको मैं डिटेल पूर्वक बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। और बताते हैं हम आगे। ये टीका प्रेगनेंसी सेफ़ होता है, पर कुछ-कुछ हालातों में ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं होता। जैसे कि अगर हमारा पशु खीले महीने में है, गाभिन है, खीले महीने में, वो प्रेगनेंसी में हम अपने पशुओं को इस टीके का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, क्योंकि इस टीके के लग जाने से पशु कई बार बैठ भी जाते हैं। पशुओं में पिछली टाँगों में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से ये पशु कई स्थितियों में बैठ भी जाते हैं। दूसरा, हमने इस टीके का इस्तेमाल कभी भी पशु अगर बहुत समय से चारा नहीं खाया है, उस स्थिति में इस टीके का इस्तेमाल नहीं करना घातक हो सकता है, क्योंकि पशु का माइक्रोफ्लोरा को ये कम कर सकता है, लीवर, किडनी को भी डैमेज कर सकता है, जिससे हमारे पशुओं को बहुत ही ज़्यादा पशु स्ट्रेस में चले जाते हैं और कई बार उसकी मृत्यु भी हो सकती है और वो पशु बैठ भी सकते हैं। इस स्थिति में हमें कभी भी ये टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये टीका बहुत ही सेफ़ली हम यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ इसमें भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों में इस टीके का इस्तेमाल हमें बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे कई बार कम खाते हैं तो हम इस टीके का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इस स्थिति में बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हमें कभी भी इस टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एनरोफ्लॉक्सासिन। और इस टीके के साइड इफ़ेक्ट तो आपको मैं बता दिए, और इस टीके के अब मैं आपको बेनिफिट बताऊँ तो इस टीके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है और कि ये टीका ऑन द वे हम कभी भी कहीं पर भी बैल से निकाल कर पशु को लगा सकते हैं, क्योंकि इसको घोल कर तैयार करना नहीं पड़ता। दूसरा, ये टीका हमें मार्केट से ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत से कंपनियों के बाय नेम, ब्रांड नेम से आता है। और इस टीके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कभी भी पशु का दूध कम नहीं करता। दूध नहीं कम करता, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा, अगर हमारे पशु को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, तो इस टीके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, तो ये अगर हमने और दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, तो हम इस टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पशु का टेम्परेचर डाउन करने में। दूसरा, मैं आपको बता दूँ, टेम्परेचर डाउन से मुझे याद आया कि अगर हमारे पशुओं को टेम्परेचर डाउन हो चुका है,
तो हमें कभी भी इस टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घातक हो सकता है पशुओं में। अगर हमारे पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो गया है, टेम्परेचर डाउन हो जाने से इस टीके का हम इस्तेमाल कर देते हैं। पशुओं में पहले ही लीवर की गति कम होती है और ये और कम कर देता है, जिसमें हमें पशुओं में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमें कभी भी बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पशुओं में किसी प्रकार की भी डिजीज़ है, आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, यूरिनरी डिजीज़ हो, या कुछ भी किसी प्रकार की भी कोई डिजीज़ हो, तो हम इस टीके का फर्स्ट एड के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये श्वास संबंधी कह लो, रेस्पिरेटरी कह लो, बैक्टीरियल कह लो, या मास्टाइटिस, डायरिया, गलघोटू, सांस लेने में जलन हो रही है, रूमन में किसी प्रकार की, रूमन में सॉरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारा पशु जल गया है, जले हुए पशु में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पशु की चमड़ी किसी प्रकार आग से जल गई है या धूप से जली गई है, किसी प्रकार भी अगर हमारे पशु की चमड़ी पर किसी प्रकार का कुछ जलन का निशान है, तो इस में भी हम अपने पशु में ये इस टीके का इस्तेमाल करके वो अपने पशु का जलन को ठीक कर सकते हैं। बैक्टीरिया में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया किसी प्रकार का हो, पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। रेस्पिरेटरी डिसीज़ या इन्फेक्शन, सांस लेने में, रेस्पिरेटरी सांस लेने में अगर आप हमारे पशु को किसी प्रकार की दिक्कत है, तो हम इस टीके का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेने में सभी प्रकार की बीमारियों को ये पशुओं की ये ठीक करता है। और ये बहुत सी कंपनियों का ये टीका एनरोफ्लॉक्सासिन 10% आता है। अगर हम वैरबिक कंपनी का एनरोफ्लॉक्सासिन अगर लेते हैं, तो वो लॉन्ग एक्टिव में भी आता है। लॉन्ग एक्टिव में भी आता है और वो 72 घंटे तक असर रखता है। ये वैरबिक का जो 10% है, हमें लॉन्ग एक्टिव में लेना नहीं पड़ता, नॉर्मल डोज में ही 10% में ही ये वो लॉन्ग एक्टिव में ये टीका देते हैं। ये हम आपको बता दें कि ये टीका कम से कम 3 दिन पशु के दूध में आता है और 7 दिन तक पशुओं के मीट में आता है। अगर कोई भाई मीट का काम कर रहा है, तो उसको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 दिन तो दूध में आएगा और 7 दिन, कम से कम 7 दिन ये मीट में भी आएगा। आगे भी मैं लेकर आता रहूँगा और उसमें डिटेल पूर्वक आपको बताता रहूँगा कि क्या-क्या हमने क्या-क्या करना है और किस-किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन-सी दवा समय पर कब लगानी चाहिए। और गर्मी का मौसम आ चुका है, तो उसमें हमारे पशुओं को बुखार की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने बुखार पर ये 2 वीडियो पहले से भी एक अपलोड की थी और एक ये अपलोड कर रहा हूँ, और आगे भी मैं ऐसे ही आपको बताऊँगा कि अगर हमारे पशुओं को बुखार हो चुका है या किसी प्रकार की और भी दिक्कत है, वो हम इस टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में ये टीका बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। बुखार में हमें कभी भी टेम्परेचर डाउन में कभी भी इस टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर डाउन में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पशुओं में दिक्कत का हमें सामना करना पड़ेगा। बच्चों में इस डोज का थोड़ा-सा ध्यान रखकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर दूध कम पिया है, जहाँ वो खाना कम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर हम इस टीके का इस्तेमाल कर देते हैं, तो नुकसान का हमें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर बड़े पशु ने अगर कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो हम इस टीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमारा पशु प्रेग्नेंट है और खीरले माह का प्रेग्नेंट है, तो भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और देखकर ही ये टीका लगाना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पशु की मरने की स्थिति में भी जा सकता है, बैठ भी सकता है। अगर पशु बैठ गया, तो उसको खड़ा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये टीका प्रेगनेंसी सेफ तो है, पर खीरले मंथ में ये टीके का थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टीका लगाना है कि नहीं लगाना है। कई बार हम करते क्या हैं, हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, कि जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। खीले मंथ में हमें सिर्फ़ इसका टीके का इस्तेमाल वर्जित है। दूसरा, अगर हमें किस-किस टीकों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस टीके का इस्तेमाल दूसरे टीके जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ, जैसे कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर और भी टीका है, उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे पशुओं को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पशुओं में कुछ बीमारियाँ भी पैदा कर सकता है और पशु के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए हमें कभी भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ तो लगाना ही नहीं चाहिए। आप उसको और इसको दोनों टीकों को एक साथ मिलाएँगे, तो ये फट जाएगा टीका और दूध के जैसे फटकर ख़राब हो जाएगा।
इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इस टीके को एक साथ लाकर नहीं देना चाहिए। टीका खराब हो जाएगा, फट जाएगा। ये इसकी मेन निशानी है कि टीका अगर आपस में लाने पर कोई भी टीका अगर 2 टीके एक साथ हम ला देते हैं, एक ही सिरिंज में अगर भरते हैं, तो अगर फटकर वो दूध की जैसे बन जाता है, तो हमें कभी भी उस टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे पशु के लिए घातक होगा, वो हमें टीका फेंक देना चाहिए। इस बात का आगे से ध्यान रखना है। और दूसरा हमें ये देखना है कि अगर हम बैल से वो टीका निकालते हैं, वो टीका साफ़ पानी जैसे या थोड़ा-सा पानी से गूढ़े रंग का हो तो ही हमें लेना चाहिए। अगर वो काले रंग में या किसी और शेड में गया चला है, तो भी हमें टीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टीका कई बार हमें एक्सपायर और जहाँ किसी और केमिकल रिएक्शन की वजह से वो टीका ख़राब हो जाता है, तो हमारे किसान भाई कई बार उसको टीके का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भी दिक्कतों का सामना करते हैं। इसीलिए हमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम आगे चलकर हम अपने डेयरी फार्म को कामयाब कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो में डिटेल पूर्वक आपको आगे भी बताता रहूँगा, और मैं ऑन दी वे वीडियो डालता रहूँगा, जो कि हम अपने किसान भाइयों को अवेयर कर सकें और डॉक्टरों के चंगुल से बचा सकें। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी फ्री डेयरी फार्म रखा है, कि हमने डेयरी फार्म को फ्री कर देना है, कि किसी प्रकार के डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। सीमन कैसे भरना है, इसी के बारे में भी आपको मैं आगे की वीडियो में दिखाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा कि किसान भाइयों को सीमन कौन-सा इस्तेमाल करना है और किस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनोनिमिक बरतना चाहिए कि और कोई बरतना चाहिए। इस वीडियो में आपको आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा कि जिनोनिमिक क्या होता है, सेक्स सीमन क्या होता है, सिंपल सीमन क्या होता है, सीमन कितने रुपए का आता है और कब-कब डालना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।